वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सॉल्व मॉडल पेपर होगा ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले कल रात में 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट 1 नाम से आपके समक्ष वीडियो आई होगी, आप लोगों ने उसको देखी होगी। उसमें जिस प्रकार से हमने लगभग 100 प्रश्नों पर चर्चा करी थी ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसी प्रकार से आज के वीडियो के माध्यम से हम लगभग सैकड़ों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यानी लगभग 100 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, यानी परीक्षा उपयोगी होंगे। ऐसे प्रश्न जिनको हमने समाहित करने का प्रयास किया है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जो कि को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछा जाएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम का आप देखिएगा जो को करिकुलर कोर्स होता है, तो बीए सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीएससी एजी सेकंड ईयर, बीएससी होम साइंस सेकंड ईयर, इन सभी में आप देखिएगा तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, उनमें से लगभग और लगभग 100 के 100 करने होते हैं। लेकिन अगर आप 33 उसमें से सही करते हैं तो आप पास हो जाते हैं, तो पासिंग मार्क आपका 33 है। लेकिन फिर भी आप प्रयास करें कि लगभग आपके 80 नंबर आए तो ज़्यादा बेटर होगा। यही मेरा उद्देश्य है, ठीक। तो ताकि उसको यह ना लगे कि हाँ मैंने कुछ एहसान किया है आपको पास करके, ठीक। तो टॉप 100 प्रश्नों पर चर्चा होगी। प्रैक्टिस सेट 2 है ये। बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, बाकी अदर सब्जेक्ट से आप देखिएगा तो मॉडल पेपर को हमने प्ले लिस्ट में हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे, ठीक। सब चेक करके देख लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। अब देखिएगा बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और इनके उत्तर को आपको बताना है। चलिए सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। सभी से बोल दीजिए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर फर्स्ट एड एंड क्लास, मतलब फर्स्ट एड एंड हेल्थ की क्लास शुरू हो चुकी है एक बार पुनः, और अच्छे तरीके से फिर से शुक्ला सर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलें, पहला प्रश्न आ चुका है कि सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है, बताएं। उस पर एलोवेरा लोशन लगाएं, या पानी या जल, मतलब जले पर बर्फ लगाएं, या उपयुक्त तो सभी। फटाफट से बताएं। तो सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज जो है वो क्या है भाई, वो क्या है, उस पर पानी लगाया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं, कि कोई व्यक्ति सांस कैसे लेता है या फिर ले रहा है या कैसे ले रहा है, तो इसके तो आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं, सुनकर करते हैं, या उसकी मतलब उठती छाती को देख करके करते हैं कि हाँ वो छाती इसकी उठ रही है, सीना उठ रहा है, इससे करते हैं, या गाल से महसूस करते हैं उससे। तो भाई क्या करते हैं हम, तो जो है डी ऑप्शन में आपको दिया होगा, देख करके, सुन करके, महसूस करके, तीनों तरीके से हम सांस लेने की जांच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी कर लगा दीजिएगा, देखें, सुने एवं महसूस करें। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक नक्सीर को रोका जा सकता है प्रतीक्षा करना करके, या नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपा करके, या पीने के लिए कुछ डंडा देना, मतलब ठंडा देना, या नाक में कुछ रुई डालना, इससे आपका खून रुक जाएगा जो नाक से बह रहा है। तो एक नक्सीर को रोका जा सकता है भाई कब, नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपा दिया जाएगा, तो आप देखिएगा खून जो है नाक बहने वाला जो रुक जाता है नक्सीर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नक्सीर माने नाक से खून का बहना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में से कौन सा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है हम लोगों की, कि खतरे से अवगत रहें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही में ही दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यात्री को फिर से आश्वस्त करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें, ये सब तो होता है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसमें से सर्वोच्च प्राथमिकता खतरे से अवगत रहे, ये सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है। तो सबसे पहली कार्रवाई क्या होती है भाई, सबसे पहली कार्रवाई होती है कि पीड़ी से बात करें और उसके जो कंधे होते हैं उनको हिलाएं। तो पीड़ी से बात करें और उसके कंधों को हिलाएं। ओके, ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद में फिर चीज़ों को हम करें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, ईडी के साथ इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ईडी के साथ इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है, तो इसकी सही प्रक्रिया होती है कि सहायता के लिए कॉल करें, और जो है एआईडी चालू करें,
और एआईडी द्वारा दिए गए जो निर्देश है उनका पालन करें। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये प्रक्रिया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बड़ी तेजी गति से हम बढ़ रहे हैं ताकि जो है आपका कम समय में हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न है, कबर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? तो कबर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं बताइए। कबर बैंडेज के लिए, क्योंकि कबर बैंडेज ऐसा होना चाहिए ताकि वो छोटा हो। ठीक है, तो कबर बैंडेज जो है छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपके फेफड़े क्या फुलाते हैं या लेटनी मतलब कि हो जाए, या डिफ्लेट या गायब हो जाए ऐसे। तो जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है भाई, जब आप सांस लेते हैं खास तौर पर, तो जब आप सांस लेते हैं भाई तो आपके फेफड़े क्या होते हैं, फूलते हैं ना, तो फुलाएं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि फेफड़ों में हवा की छोटी थैली का नाम है, बताएं। तो फेफड़ों में जो हवा की छोटी थैली होता है उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, एल्बियोली। एल्बियोली जो है फेफड़ों में हवा की छोटी थैली का नाम है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है कि फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है व्यायाम करना, गायन करना, धूम्रपान करना, चिल्लाना। फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। तो फेफड़ों के लिए अच्छा क्या नहीं है, बताएं। फेफड़ों के लिए अच्छा क्या नहीं है, धूम्रपान करना, बिल्कुल। सिगरेट पीना हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्वास नली को मतलब कि डैश भी कहा जाता है, श्वास नली को फेफड़ा कहा जाता है, डायफ्राम या फिर ब्रोंकस या वेम पाइप। तो श्वास नली को एक नाम इसका श्वास नली का क्या है, बिंड पाइप भी है। अब बिंड माने वायु होता है, पाइप माने बहने वाली, तो श्वास की नली को बिंड पाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न है कि फेफड़ों से बलगम और गंदगी को बाहर रखने वाले छोटे बाल डैश कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं, फेफड़े के बाल या ठूंठ या सिलिया कहते हैं उनको, या फिर ब्रोंकियोल्स कहते हैं, बताएं। तो फेफड़ों से बलगम और गंदगी को बाहर रखने वाले जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, वायस बॉक्स को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में, मतलब किसके नाम से, तो वायस बॉक्स को हम जो है स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बड़ी तेज गति से हम आज बढ़ेंगे, ठीक है, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, और तीव्र गति से इसलिए मैं चल रहा हूं ताकि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जैसे ही आप सांस लेते हैं या सिकुड़ता है और आपके फेफड़ों की हवा भरने के लिए जगह देता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, लेरिंग्स, फेफड़े का गुब्बारा, या डायफ्राम, या फिर ब्रोंकियोल। फटाफट से बताएं। तो जैसे ही आप सांस लेते हैं वह सिकुड़ता है और आपके फेफड़ों को हवा भरने के लिए जगह देता है, वो है आपका डायफ्राम। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि जब हम सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है, तो जब हम लोग या आप लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो आपका डायफ्राम सिकुड़ जाता है और आपकी पसली जो होती फैल जाती है। ऑप्शन बी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है कि मादा जूं प्रतिदिन में कितने अंडे देती है। मादा जो जुआ होती है वो एक दिन में कितना अंडा देती है भाई, बताओ सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो। मादा जूं एक दिन में प्रतिदिन कितने अंडे देती है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। मादा जुआ कितने अंडे देती है एक दिन में, एक दिन की बात कर रहा है। एक दिन में मादा जुआ जो होती है वो कितना अंडा देती है भाई, कितना अंडा देती है, सभी को लगभग पता होगा, बिल्कुल 8 से 12 अंडा देती है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, जुओं का संक्रमण किस प्रकार से होता है, बताएं। संपर्क से होता है, श्वास से होता है, फिर जल से होता है। तो जुओं का संपर्क जो होता है ये मतलब कि जुओं का संक्रमण जो होता है संपर्क से होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जुओं के काटने से पहले होने वाले ज्वर का क्या नाम है। तो जुओं के काटने से पहले मतलब काटने से होने वाला जो ज्वर होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइफस ज्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दांतों की सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहिए। दांतों की सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहिए भाई, तो सबसे पहली बात देखिए पूछ रहा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो भोजन के बाद दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट और पेस्ट्री आदि कम खानी चाहिए, बिल्कुल। और गर्म खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इससे दांत बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी दांतों की सुरक्षा के लिए यही नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटे बालकों के पढ़ने की पुस्तकें होनी चाहिए,
बड़े प्रिंट की, छोटे मतलब बहुत छोटे प्रिंट की, या प्रिंट का साइज कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने की जो पुस्तकें होनी चाहिए हमेशा और हमेशा बड़े प्रिंट में, चित्रात्मक शैली में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दही बिलौने में से कौन सी क्रिया आती है? दही बिलौने में कौन सी क्रिया आती है, बताएं। दही बिलौने में कौन सी क्रिया आती है? दोनों हाथ पैर आगे पीछे करना। दोनों हाथ पैर आगे पीछे करना, ये दही बिलौने में ये क्रिया होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मतलब बालक के शरीर के जन्म के समय, बालक के शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कितनी हड्डियां होती हैं? बालक में कितनी हड्डियां होती हैं भाई? तो उस समय आप देखिएगा 270 के आसपास हड्डियां होती हैं। ठीक है, और वयस्क मनुष्य में 206। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग संक्रामक नहीं होता है? बताइए कौन सा रोग संक्रामक नहीं? इनमें से खसरा, एड्स, डिप्थीरिया, चेचक। तो इनमें से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है भाई, बताइएगा। संक्रामक रोग इनमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछ रहा है। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप बाकायदा से लिखिएगा और बताइएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप पर क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं बीच बीच में, उनके लिए प्रश्न का उत्तर है। आप लोग इसको रिसर्च करके जहाँ से भी मन हो, आप लोग इसको तुरंत जो है, तुरंत क्या, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट नीचे है उसमें इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा बाकायदा से कि सर जी ये इस प्रश्न में कि कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, इनमें आप बताएंगे कि ये रोग संक्रामक नहीं है और बाकी 3 संक्रामक है। इस प्रकार से इसमें आप सर्च करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, व्यायाम में अभ्यास सीखने का सूत्र है, बताएं। व्यायाम में अभ्यास सीखने का सूत्र क्या है? क्या है भाई, बताइए। कठिन से सरल की ओर, या सरल से कठिन की ओर, या पूर्ण से अपूर्ण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यायाम में अभ्यास यानी सीखने का जो सूत्र है, ये सरल से कठिन की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा लक्षण हैज का नहीं है? तो कौन सा लक्षण हैज का नहीं भाई? खांसी आना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल बातचीत ना करें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर कर दी सभी दोस्तों के पास, ताकि आपको सारी जानकारी उपलब्ध होती रहे लगातार, और मैं इसी प्रकार से आपको पढ़ाता रहूँ विधिवत तरीके से बहुत कम समय में। ठीक है, क्योंकि मैं इस समय स्पीड से आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो है आपका पेपर है तो आप आसानी से लगातार वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के शब्द, किस शब्द से हुई है? तो भाई सभी को पता होगा, युज शब्द से हुई है योग शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संतुलित भोजन से अभिप्राय है? संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण भोजन। ठीक है, संतुलित भोजन मतलब सर्वांगीण, हर एक चित्त तत्व उसमें विद्यमान हो। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान को एकाग्र करने में सहायक आसन है, बताएं। कौन सा आसन होता है? वो पद आसन होता है, पद्मासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जलने और झुलसने में अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता है या ज्ञात नहीं है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, फटाफट से बताएं। तो जलने और झुलसने में क्या होता है भाई? अंतर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर जी आप बीच में बात करते हो, तो इसलिए मैंने कहा डायरेक्ट जो है लगातार आप प्रश्नों पर ही चर्चा करिए, कोई बातचीत ना हो। मोच आने पर क्या होता है, बताने का प्रयास करिए। मोच आने पर क्या होता है? मोच आने पर जो होता है, ये लिगामेंट्स जो होता है खिंच भी जाते हैं और लिगामेंट्स टूट भी जाते हैं। ऑप्शन नंबर आ और बा दोनों करेक्ट आंसर, डी में दिया करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, चित्त लेट कर दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर तक उठाने की क्रिया मतलब की जाती है, बताइए। प्रश्न है कि चित्त लेट कर दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 अंश तक ऊपर तक उठाने की क्रिया की जाती है, किस में की जाती है? तो ये क्रिया सर्वांगासन में की जाती है, सर्वांगासन में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कानों की परीक्षा का सबसे उपयुक्त यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो कानों की परीक्षा का सबसे उपयुक्त यंत्र जो है इनमें से वो कौन सा है? आइडियोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उपचार और अनुवर्ती प्रक्रियाओं की व्यवस्था के बिना स्वास्थ्य परीक्षण पूर्ण है या अपूर्ण है, विद्यालयी स्वास्थ्य मूल्यांकन में समाहित नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए सभी लोग। तो उपचार और अनुवर्ती प्रक्रियाओं की व्यवस्था के बिना स्वास्थ्य परीक्षण जो होता है ये अपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दाहक विष है,
दाहक विष एसिडस है या फिर अमोनिया एड्स या अमोनिया या कास्टिक सोडा या ऊपर सभी। दाहक विष क्या है भाई, तो ये सभी दाहक विष का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ चुका है कि मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है। तो मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। तो मूत्र में जल की मात्रा आप देखते होंगे कितनी होती है, 96% के आसपास, 90 से अधिक ही होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चूंकि जल ही रहता है बाकी कुछ मात्रा में ही तो यूरिया वगैरह मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गंध का ज्ञान कराने वाली नाड़ी तंतु कौन से हैं, बताइए। गंध का ज्ञान कराने वाली नाड़ी तंतु कौन सी है इनमें से, तो कौन सी गंध का ज्ञान करवाती है, जो आल्फैक्टरी स्नायु है उसके माध्यम से हमको गंध का पता चलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो है ऑडिएटरी स्नायु कौन सा नाड़ी तंतु है, तो मतलब कि ऑर्डिनेटरी जो एक प्रकार से ऑडिएटरी जो स्नायु मतलब कि कौन सा नाड़ी तंतु है, तो कौन सा इनमें से, कानों का संदेश वाहक नाड़ी तंतु को हम जो है ऑडिएटरी स्नायु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न जो कि मस्तिष्क का कौन सा आवरण जो है तानिका एवं मृदु तानिका को अलग करता है, बताइए। तो मस्तिष्क का कौन सा आवरण तनिका और मृदु तनिका को अलग करता है भाई, तो कौन करता है, मध्य आवरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, वाचा केंद्र कहाँ होते हैं, तो वाचा केंद्र कहाँ पर होते हैं, वाचा केंद्र जो होते हैं ये पार्श्व खंड में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, पार्श्व खंड। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अंगूठे की पट्टी लगभग होती है। तो अंगूठे की पट्टी जो होती है ये होती है लगभग जो है 1/2 मीटर लंबी होती है और 1/2 मीटर चौड़ी भी होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए, ग्रास नली को जोड़ता है, ग्रास नली को कौन जोड़ता है भाई, ग्रास नली जो होती है गले से पेट तक जो है जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ग्रास नली गले से पेट तक को जोड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक उपचार में सबसे अधिक काम में आने वाली पट्टी कौन है, बताइए। पट्टी है, फटाफट से बताएं, त्रिकोणी, सादी, गोल या फिर चौकोर, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार में सबसे अधिक काम में आने वाली जो पट्टी होती है वो त्रिकोणी पट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, साधारण टूट में आस पास में स्थित, साधारण टूट में आस पास में स्थित केवल हड्डी टूट जाती है और आसपास के ऊतकों को हानि नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन में था लेकिन वो हमारे समक्ष है नहीं, आप लिख लीजिएगा, केवल हड्डी टूट जाती है और आसपास के ऊतकों को हानि नहीं होती है। ठीक, आगे देखिएगा, वैसे प्रश्न ये आने वाला नहीं तो आप परेशान ना हो उसके लिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बाकी कुछ प्रश्न जैसे जो नहीं आने वाला होगा और थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा, तो मैं बता दूंगा कि आने वाला नहीं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक, प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू होता है, बताइए। तो प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रोटीन का पाचन जो होता है शरीर के जो है पेट में ही शुरू हो जाता है, पेट में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम है छोटी आंत, कौन सा नाम है, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है शरीर में दांत का ही एक भाग होता है जिसको हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कहाँ है, सी में दिया, एनिमल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है। तो भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है भाई, किस में होता है, छोटी आंत में अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रास नली जोड़ती है, ग्रास नली जोड़ती है, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, मुंह से पेट तक जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रास नली को कहा जाता है आहार नाल या फिर स्वरयंत्र, श्वास नली या पेट। तो ग्रास नली को क्या कहा जाता है, ग्रास नली को आहार नाल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रास नली श्वास नली के लिए है, बताइए। ग्रास नली श्वास नली के लिए क्या है, आगे है, पृष्ठीय है, पार्श्व है, पश्च है। तो ग्रास नली श्वास नली के लिए पश्च है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पेट बना होता है 3 भागों से, 4 भागों से, 1 भागों से, 2 भागों से, बताइए। तो पेट किससे बना हुआ होता है, पेट 3 भागों से बना हुआ होता है, किससे, 3 भागों से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ी आंत के पहले भाग को कहा जाता है, बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है, बताइए सभी लोग फटाफट से, सीकम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए कितनी तेज गति से, कितनी तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा और ये बात भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या तेज गति से पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यह वीडियो मैं तेज गति से ही पढ़ाऊंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम थोड़ा सा गति पर नियंत्रण रखेंगे। ठीक, अगर आप लोग कहेंगे तो बाकी गति तो मैं बढ़ा दूंगा इस समय। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ी याद के दूसरे भाग कोलन में होता है, बताइए क्या होता है कोलन में। तो अवरोही अंग भी होते हैं, आरोही अंग भी, अनुप्रस्थ अंग सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा भाई, वीडियो लाइक नहीं करते मजा नहीं आता। लाइक करो, जितने भी लोग नहीं करे हो लाइक कर दीजिए एक बार। अगला प्रश्न, विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु फैलाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है। इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। विब्रियो कॉलरा जो है ये नामक जीवाणु फैलाता है। कौन सा रोग फैलाता है ये विब्रियो कॉलरा, ये कौन सा रोग फैलाता है भाई, ये जो होता है ये हैजा फैलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा आवरण तनिका एवं मृदु तनिका को अलग करता है, बताइए मस्तिष्क का कौन सा आवरण तनिका और मृदु तनिका को अलग करता है। मध्य आवरण जो होता है यही अलग करता है। ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है व्यायाम का, आदतों का, या फिर निद्रा और विश्राम का। तो भाई स्वास्थ्य पर इन सभी का प्रभाव पड़ता है, आदतों का भी प्रभाव पड़ता है आपके, और व्यायाम का भी, और निद्रा और विश्वास का भी, विश्राम का भी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, शारीरिक स्वच्छता। ये सभी चीज़ें आवश्यक है, चाहे वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य हो और चाहे सार्वजनिक स्वास्थ्य हो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऊपर सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, थकान का मुख्य कारण होता है। थकान का मुख्य कारण क्या है, व्यक्ति द्वारा आलस्य को अपनाना। अगर व्यक्ति ने आलस्य को अपना लिया तो वही थकान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शारीरिक थकान को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो शरीर की थकान को दूर करने का जो सर्वोत्तम उपाय, सबसे अच्छा उपाय हो क्या है, नींद अगर आप ले लेंगे तो आप थके जो रहेंगे दूर हो जाएगी थकावट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बालों का शत्रु कौन है, मच्छर है, प्रोटीन है, जूं है, मक्खी है। तो बालों का शत्रु सभी को पता होगा, जूं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग है, दांतों का रोग है, मसूड़ों का है, नाक का है, फिर आंखों का है। तो पायरिया रोग जो होता है ये दांतों का रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग, त्वचा की स्वच्छता प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि क्यों करनी चाहिए त्वचा की स्वच्छता, इससे क्या होता है, त्वचा का कोई रोग नहीं होता। अगर आप त्वचा दिन प्रतिदिन साफ रखेंगे, नहाएंगे अच्छे तरीके से, तो आपको जो है कोई चर्म रोग नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, बताइए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। अगला देखिएगा, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। इतनी तीव्र गति से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को बुला लीजिए अपने। ओके, चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। तो ये कब प्रारंभ होता है, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, फैलोपियन ट्यूब में जब अंडा होता है तो मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। जब मासिक धर्म आरंभ होता है तो उसके समय में स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उस मतलब इसका क्रम क्या है। ठीक है, तो इसका क्रम ये है भाई कि सबसे पहले FSH, उसके बाद में एस्ट्रोजन और उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, जिस झिल्ली को हम क्या कहते हैं। तो अंडोत्सर्जन के बाद में स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली के द्वारा घिर जाता है, तो उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, उस झिल्ली को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया में जो है मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, वो कहलाती है। वो इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, या फिर मेजोरा कहते हैं, फिर ममेरी डक्ट कहते हैं, फिर हाइमन कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम क्या कहते हैं, तो छोटी सी उंगली की भांति संरचना होती है जो कि मूत्र छिद्र जो होता है उसके ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दुग्ध बाहर की ओर आता है, ममोरी पाली से, मेमरी ग्रंथि से, ममेरी नालिका से, या फिर लैक्टिफेरस नालिका से। तो भाई दुग्ध बाहर की ओर कैसे आता है,
दुग्ध बाहर की ओर जो आता है लैक्टिफेरस नालिका के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नर जनन तंत्र स्थित होता है श्रोणि क्षेत्र में, वक्ष क्षेत्र में या पृष्ठ क्षेत्र में? नर जनन तंत्र कहाँ पर स्थित होता है भाई? ये श्रोणि क्षेत्र में स्थित, श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कापर, प्रश्न क्या आपके समक्ष आ चुका है? प्रश्न आ चुका है मेरे भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है, कापर ल्यूटियम का विकास होता है। कापर ल्यूटियम का विकास होता है तो ग्रेफियन फॉलिकल में होता है। किसमें? ग्रेफियन जो है फॉलिकल से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बड़ी तीव्र गति से हमने देखा और लगभग हम जो है इस समय जो है 70 प्रश्नों को पार कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्पस लुटियस के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो कार्पस लुटियस का विकास होने वाला हार्मोन कौन सा है भाई? बिल्कुल सॉरी, प्रश्न क्या है? कार्पस लुटियस के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन। तो स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है इनमें से? कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास के दरमियान जो है स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है। फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। तो जो है सार्टोली कोशिकाओं का, आप सर्टोली कोशिकाओं का ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? बताइएगा, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? फटाफट से बताने का प्रयास करिए जितने भी लोग देख रहे हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? चलिए बताइए। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? बिल्कुल 1872 ईस्वी के आसपास, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। जब क्या हो कि मृत्यु ज़्यादा हो रही हो तो इसके कारण से जनसंख्या, तीव्र गति से जनसंख्या में कमी आती, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या का अवनयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो होती है ये भ्रूण में आनुवांशिक विकास ज्ञात करने की एक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि सहेली जो कि मात्रा गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली होती है और प्रयोग की जाती है, रोजाना खाई जाती है, साप्ताहिक या तिमाही या फिर मासिक? यानी एक महीने पर एक टिकिया खानी चाहिए, एक हफ्ता में एक टिकिया, या डेली एक टिकिया, या फिर 3 महीने पर एक टिकिया? तो सहेली जो कि एक मात्रा जो है गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली होती है, इसको आप साप्ताहिक सेवन करें, एक हफ्ते में एक बार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। तो RU जो है 486 ये एक दवा है जो कि प्रयोग की जाती है। किसमें प्रयोग की जाती है भाई ये? तो ये गर्भपात कारक के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? तो इनमें कौन यौन संचारित रोग है भाई? तो ये देखिएगा, जैसे कि गोनोरिया हो गया, यूरोथाइटिस हो गया, एड्स हो गया, ये सब यौन संचारित रोग ही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें इनमें से सभी होगा। और उस प्रश्न का जो मैंने आपसे पूछा था उस प्रश्न का उत्तर लगभग आपका एड्स ही होना चाहिए। ठीक है, एड्स ही होगा क्योंकि एड्स संक्रामक रोग नहीं, बाकी वो सब संक्रामक रोग थे। अगला प्रश्न देखिएगा, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो सीधे शुक्राणु को अंडाणु से जो है सम्मिलित करने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कॉपर टी रोकती है। कॉपर टी क्या रोकती है भाई? कॉपर टी जो होती है भ्रूण रोपण को रोकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था भाई? तकनीकी के माध्यम से, तकनीक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। प्रश्न देखिएगा, अच्छे समायोजन की विशेषता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि अच्छे समायोजन की क्या विशेषता है? आपसे पूछ रहा है कि अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो क्या विशेषता अच्छे समायोजन की? अनुकूलनशीलता या सामाजिक जागरूकता या स्वनियंत्रण क्षमता या उपयुक्त सभी? तो भाई अच्छे समायोजन की सारी विशेषताएं होती हैं। सामाजिक जागरूकता भी, अनुकूलनशीलता भी, स्व नियंत्रण क्षमता भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुरेश के पास 2 नौकरियों के विकल्प हैं और लेकिन दोनों ही विकल्प उसकी रुचि के नहीं है। ऐसी दोनों नौकरियां हैं जो कि मुकेश नहीं करना चाहता, मतलब सुरेश नहीं करना चाहता है, परंतु उसको नौकरी की आवश्यकता है। और यह किस प्रकार का द्वंद्व है उसके मन में जो चल रहा है? ये जो है परिहार द्वंद्व है, या उपागम परिहार द्वंद्व है, या उपागम द्वंद्व है? तो ये परिहार द्वंद्व है। चूंकि 2 विकल्प हैं उसके पास, तो दोनों में ही क्या है? नौकरियां हैं
लेकिन दोनों ही वो नहीं करना चाहता, उसकी रुचि के विरुद्ध है, तो फिर भी उसको नौकरी की आवश्यकता और नौकरी करनी, तो ये परिहार परिहार द्वंद्व है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है भाई कब, देखिएगा, व्यक्तित्व निर्माण में भी, कल कक्षा विभाग शिक्षण में भी और अनुशासन में भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से आते ही है लगातार। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंडित कर देना शुरू करेंगे, बताइए, दंड देना शुरू करेंगे, क्या करेंगे। एक अभिभावक जो है आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में, तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे उनके घर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या है। तो बालक के समाजीकरण का जो यानी सोशलाइजेशन का जो उसका प्रथम घटक है वो उसका परिवार ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक। और माता उसकी पहले शिक्षिका होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये उक्त कथन किसका है। बहुत अच्छी परिभाषा है मतलब कि जो है व्यक्तित्व की, कि वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन की व्यक्ति मतलब ही व्यक्तित्व होता है, ये कथन कहा था बोरिंग महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जितने मतलब नाम से बोरिंग मतलब दिखाई पड़ा होगा आपको, लेकिन काम से बोरिंग नहीं है, इनके विचारों को पढ़ेंगे तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समायोजन दूषित होता है कुंठा से, स्व संघर्ष से, या उपयुक्त दोनों से, या धन से, बताइए। तो समायोजन दूषित होता है किससे होता है समायोजन दूषित भाई, तो उपयुक्त दोनों से, यानी कुंठा से भी स्व संघर्ष से भी समायोजन जो होता है दूषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, समायोजन की विधियां हैं, समायोजन की क्या विधि, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। समायोजन की विधियां, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, या उपयुक्त सभी। तो भाई जो है समायोजन की जो विधि है वो कौन सी है, ये सारी की सारी विधियां समायोजन की एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फैटन वाहिक ने कितने प्रतिशत शिक्षकों को असमायोजित पाया है, बताइए। फैटन वाहिक ने कितने परसेंट शिक्षकों को असमायोजित पाया है, तो कितने को पाया भाई, लगभग 8.8% शिक्षकों को। ऑप्शन नंबर इसका आई करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, मानसिक, या स्थानापन्न, बताइए। तो समायोजन की प्रक्रिया कौन सी इनमें से, गतिशील होना है समायोजन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और लास्ट स्लाइड आपके समक्ष आ चुकी है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि समय आप देखेंगे कि 1 घंटे क्लास होती थी, लेकिन समय अभाव था, और उसके अलावा आपके लगातार आप करते कि सभी बड़ी तेज़ी से बताओ। तो 100 प्रश्न तैयार किए थे हमने, जो कि आपके समक्ष इस प्रकार से हमने बड़ी तेज तीव्र गति से बता दिया। लगभग अभी आधा घंटा ही होगा, लेकिन लगभग आप 100 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। कुछ प्रश्न ही बचे हैं 100 में होने में, ठीक, उनको चर्चा कर लेते हैं। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट से लाइक करिए भाई, लाइक करिए। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। ये आपको एक प्रकार से प्रति छात्र को 10 लोगों के पास वीडियो को शेयर करना है, 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवाना, ये आपका परम कर्तव्य है, उत्तरदायित्व भी है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, साइनोफोबिया डर है, कैसा डर है, किसके डर है। बिल्ली का डर साइनोफोबिया कहलाता है, कुत्ते का, या अंधेरे का, चूहे का। तो भाई साइनोफोबिया जो होता है, कुत्ते का डर अगर आपके मन में बना हुआ है कि अब कुकुरवा काट लेगा जावे, तो ये साइनोफोबिया का डर है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य लक्ष्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या लक्ष्य है भाई, तो लक्ष्य यही है कि सभी के स्वास्थ्य में सुधार हो सके, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका इसी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, या अंधेपन की रोकथाम, में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, या स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, अंधेपन की रोकथाम भी अब इस समय इस पर जोर दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था भाई, तो मई 1974 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो भारत में सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था कब, 1985 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंस्ट्रा त्वचीय रूप से किसे इंजेक्ट किया जाता है। प्रश्न बड़ा अच्छा है, इंस्ट्रा त्वचीय रूप से
किसे मतलब इंजेक्ट किया जाता है, बताइए किसे किया जाता है, बीसीजी को। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर होगा, बीसीजी का टीका बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, डीटी यानी कि द्विसंयोजक टीका जो होते हैं कब दिया जाता है। द्विसंयोजक टीका जो होता है ये लगभग 5 से 6 वर्ष के आसपास दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पर आ चुका है, हंटिंगटन का कोरिया है। हंटिंगटन का मतलब हंटिंगटन का कोरिया कैसा होता है, कोरिया में आम या एक प्रकार से तंत्रिका अधापतन जिसके कारण पैर, हाथ और सिर का अनैच्छिक होना, या एक प्रकार से अनैच्छिक हिलना और मतलब होता है, या गुर्दे की बीमारी या मधुमेह से संबंधित। तो भाई हंटिंगटन का कोरिया कौन सा होता है, तो तंत्रिका तंत्र का आधा पतन जिसके कारण से क्या होता है, पैर, हाथ और सिर जो है ये अनैच्छिक रूप से बिना आपकी मर्जी के क्या करेगा, हिलता रहेगा, डग 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 डग। तो इस प्रकार से इसी को हंटिंगटन जो है कोरिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इतने प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बता दिए विस्तार से। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने जाना। कल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट नाम से यहाँ पर देखिएगा, प्रैक्टिस सेट 1 वाली वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 2 आज की वीडियो में आपकी हो गई, और वो तो 1 घंटे लग गया था हमको पढ़ाने में, ठीक, उसमें थोड़ा सा बस समझा करके भी मैंने पढ़ाया था। और ये एक प्रकार से लगभग आज 35-36 मिनट हो चुके हैं क्लास को, और आपके समक्ष ये लाइव हो चुका है। और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। 90% आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं, ठीक है। खट्टी मीठी यादों का, स्नेह से किए वादा मतलब वादों का रक्षाबंधन त्योहार है, प्यार की पावन धागों का, ठीक। यानी क्या है, खट्टी मीठी यादों का, स्नेह से किए वादों का रक्षाबंधन त्योहार है, प्यार के पावन धागों का, ठीक। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक। शुक्ला स्टडी पॉइंट फैमिली की तरफ से आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, हैप्पी रक्षाबंधन, आई लव यू। ओके, चलिए। इसके अलावा आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का जो मॉडल पेपर है ये ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, दो दिन पहले आप देख लीजिएगा इस वीडियो को पड़ी हुई चैनल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे। और इसके अलावा प्राचीन इतिहास और एंशिएंट हिस्ट्री का पहले से एक मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा। और फिर से मैं एक बार एक मॉडल पेपर और दे दूंगा अभी जब आपके पेपर आएंगे, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए चैनल को, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करना है। गुड नाइट, आई लव यू सभी को, गुड नाइट, हैप्पी रक्षाबंधन, आई लव यू। और जय हिंद जय भारत। 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस है, 75वीं वर्षगांठ, आप देख रहे हो, अमृत महोत्सव है स्वतंत्रता का, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।